ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि मनी चैप्टर को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और मनी चैप्टर में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने मनी चैप्टर में मनी की डेफिनेशन को पढ़ लिया और मनी को फंक्शन को पढ़ लिया था। अब हम लोग तो रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो देखते हैं कि मनी का डेफिनेशन हमने क्या बताया था। मनी का डेफिनेशन हमने ये बताया था कि कोई भी चीज़ जिससे किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदा या बेचा जाए उसे हम लोग मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडियन पेपर मनी या फिर सिक्का एक मनी का उदाहरण है, क्योंकि इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी वस्तु अथवा सेवा को खरीद पाते हैं। चेक एक मनी का उदाहरण है, क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीद पाते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक मनी का उदाहरण है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते, उदाहरण है क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु अथवा सेवा को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि मनी के फंक्शन देखे थे। मनी के 5 फंक्शन मैंने बताया था। उसके 2 फंक्शन थे प्राइमरी और 3 थे सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में बताया था, पहला था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता है। सेकेंडरी फंक्शन में देखें तो पहला ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता है, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करता है, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मनी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर एक बार सरसरी निगाह को दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव मनी पढ़ेंगे, फिएट मनी पढ़ेंगे, फिडुशियरी मनी पढ़ेंगे, कमोडिटी मनी और करेंसी। ये है मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं। उसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि मनी का कुछ तुलनात्मक रूप से मनी का कुछ जो टाइप्स है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें टोकन वर्सेस स्टैंडर्ड मनी पढ़ेंगे, हार्ड करेंसी वर्सेस सॉफ्ट करेंसी पढ़ेंगे, चिप मनी वर्सेस डियर मनी पढ़ेंगे, हॉट मनी पढ़ेंगे, नियर मनी पढ़ेंगे, हेलीकॉप्टर मनी पढ़ेंगे, बैंक मनी पढ़ेंगे, और हम लोग क्या करेंगे प्लास्टिक मनी पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो अगर इस टाइप ऑफ मनी को पढ़ना है तो उससे पहले हमें एक लीगल टेंडर नाम की चीज़ है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी की शुरुआत करें। उससे पहले हम एक महत्वपूर्ण जो शब्द है लीगल टेंडर, उस चीज़ को समझते हैं। चलो अब हम लीगल टेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। लीगल टेंडर को समझे इससे पहले हम लोग ये जान लें कि ये 2016 में यह शब्द न्यूज़पेपर में खूब आया करता था, और खूब मतलब कि न्यूज़पेपर में डेली आता था। इसके पीछे यह वजह यह है कि 2016 में जब मोदी साहब ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तब न्यूज़पेपर वालों ने एक लाइन जो थी वो अगले दिन चलाया था कि 500 रुपये नोट्स एंड 1000 रुपी नोट विल सीज टू बी अ लीगल टेंडर, सीज टू बी अ लीगल टेंडर। इसका मतलब ये होता है कि आज से 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट क्या होगा कि लीगल टेंडर होना बंद हो जाएगा। इसका इफेक्ट यह पड़ा कि अगले दिन से 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट मार्केट में चलने नहीं लगा। मतलब आप इससे किसी भी वस्तु एवं सेवा को खरीद नहीं पा रहे थे, ना तो आप इसको भुगतान के रूप में एक्सेप्ट कर रहे थे पेमेंट के रूप में, और न ही आपसे कोई अलग व्यक्ति या आपका मित्र या दुकानदार या कोई आपसे इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है। तो ये हुआ कि इसका कुछ भूमिका हमने देख लिया कि ये न्यूज़ में रहा था 2016 में। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि लीगल टेंडर है क्या। तो लीगल टेंडर को अब हम लोग समझते हैं कि लीगल टेंडर इज एनी मनी, कोई भी मुद्रा जो 2 शर्तों को पूरा करता हो, जो निम्न 2 शर्तों को पूरा करता हो, लीगल टेंडर होगा, लीगल टेंडर होगा। ठीक है ना। देख लेते वो पहला शर्त क्या है। पहला शर्त ये होगा कि इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी मुद्रा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु अथवा सेवा की खरीद बिक्री कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये क्या होना कि कोई भी मुद्रा लीगल टेंडर तब होगा जब वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, और साथ में क्या हो कि इसे भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाना कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।
इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी आप लीगल टेंडर को लेकर किसी वस्तु अथवा सेवा की खरीदारी करते हो, तब उसके भुगतान के रूप में अगर लीगल टेंडर को दोगे तो वो व्यक्ति जिससे आपने कुछ सामान को खरीदा है उसको ये पेमेंट के रूप में लेना बाध्यकारी है। वो ये नहीं बोल सकता है कि आप मुझे दूसरे पेमेंट के माध्यम में दो पैसे, जैसे चेक के माध्यम में दो, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम में दो या डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम में दो। अगर आप लीगल टेंडर लेकर के जा रहे हो तो वो क्या होगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा कि पेमेंट के रूप में उसी को वो ले। अगर वो ऐसा नहीं होता तो कानूनी रूप से उसके ऊपर क्या होगा, जुर्माना लग सकता है। ठीक है। अब भारत में कौन कौन से मुद्रा लीगल टेंडर है, तो इसका आंसर है कि दो ही मुद्रा है, एक है इंडियन रूपी मनी, इंडियन पेपर मनी और कॉइन्स। जो भारतीय पत्र मुद्रा है, जैसे कि 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये या 50, 100, 200 जितने भी इंडियन पेपर मनी है, वो सब के सब जो है लीगल टेंडर का उदाहरण है। और कॉइन भी लीगल टेंडर का उदाहरण है। क्यों? तो उसके पीछे कारण ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि इससे हम लोग किसी भी वस्तु अथवा सेवा को आसानी से खरीद सकते हैं। और दूसरा ये है कि कानूनी रूप से ये बाध्यकारी है कि अगर कोई भी दुकानदार पेमेंट के रूप में अगर इंडियन पेपर मनी को लेने से अस्वीकार करता है तो उसको ऊपर क्या हो जाएगा कि जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बातें समझ में आ गई कि पेपर मनी जब भी लेकर के आप दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो भुगतान के रूप में पेपर मनी लेने के लिए वो बाध्यकारी है। जैसे कि आप गए दुकान में और 10,000 रुपये का ग्रोसरी का सामान खरीद लिया, अगर आप उसको 10,000 रुपये देते हो कि भैया लो भुगतान के रूप में, तो वो लेने के लिए यानी उसके लिए बाध्यकारी होगा। वो ये चीज़ नहीं बोल सकता है कि भाई आप मुझे चेक में दे दो, डिमांड ड्राफ्ट में दे दो या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन कर दे दो। अगर आप भारतीय मनी दे रहे हो तो ठीक है, वो आपसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकता है कि अगर हो सके तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में दे दो, डिजिटली हम लोग लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर मर्जी है। अगर आपके पास डिजिटल ट्रांजेक्शन तो दो, अगर नहीं है तो आपको बाध्य नहीं कर सकता कि मैं इसी रूप में लूँगा। अगर आपके पास कैश है तो कैश उसको बाध्यकारी रूप से लेना अनिवार्य है। अगर वो नहीं लेता है तो उसके ऊपर आप केस कर सकते हो और उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो चीज़ें समझ में आ गई कि लीगल टेंडर क्या है। लीगल टेंडर वो मुद्रा है जो 2 शर्तों को पूरा करता हो। पहला वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए और दूसरा उसे क्या भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाना क्या होना चाहिए, कानूनी रूप से बाध्यकारी होना हो। अगर ये 2 शर्तों को पूरा करता है तो वो मुद्रा क्या हो जाएगा, लीगल टेंडर हो जाएगा। और भारत में 2 ही मुद्रा, इंडियन पेपर मनी और कॉइन्स क्या है, लीगल टेंडर है। तो अब ये चीज़ें समझ में आ गई कि लीगल टेंडर किसे कहते हैं। अब हम लोग लीगल टेंडर समझ लिए। अब इसमें ये समझते हैं कि लीगल टेंडर के संदर्भ में भारत में क्या कानून है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि प्रोविजन ऑफ लीगल टेंडर, प्रोविजन रिगार्डिंग लीगल टेंडर इन इंडिया। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत में लीगल टेंडर के रिगार्डिंग में क्या प्रावधान है। ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रावधान है कि इंडियन रुपीस, सबसे पहला यह है कि भारत में इंडियन पेपर मनी एंड कॉइन्स और कॉइन्स लीगल टेंडर होंगे। इसके अलावा भारत में कोई भी दूसरा लीगल टेंडर नहीं है। उसके बाद अगर इसमें यह है कि भारत में इंडियन पेपर मनी को और कॉइन को लीगल टेंडर कौन घोषित करता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका जवाब है कि इंडियन पेपर मनी को और कॉइन को कोई भी लीगल टेंडर घोषित नहीं करता है, यह स्वतः ही घोषित हो जाता है। जैसे ही आरबीआई इंडियन पेपर मनी को जारी करती है और भारत सरकार जो कॉइन को जारी करती है, तो यह स्वतः ही क्या हो जाएगा, वो लीगल टेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि भारत में पेपर मनी स्वयं ही लीगल टेंडर हो जाता है जैसे ही उसे आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है
ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है? तो आरबीआई एक्ट 1934 में। दूसरी बात यह है कि इसी में कि कॉइन भी स्वतः लीगल टेंडर हो जाता है, लीगल टेंडर हो जाता है जैसे ही उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना? और ये बातें कहाँ पे लिखी हुई है? ये बातें लिखी हुई है कॉइनेज एक्ट 1906 में। ठीक है। अब दूसरी बात जो इसमें है कि इसमें हमने देख लिया लीगल टेंडर के रिगार्डिंग में कुछ बातें कि भारत में इंडियन पेपर मनी एंड कॉइन लीगल टेंडर होंगे, इसके अलावा दूसरा में कोई लीगल टेंडर नहीं है। दूसरी बात कि लीगल पेपर को लीगल टेंडर, पेपर मनी को और कॉइन को लीगल टेंडर कोई भी नहीं घोषित करता है। जैसे ही आरबीआई के द्वारा पेपर मनी को जारी किया जाए या फिर कॉइन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, वह स्वतः ही लीगल टेंडर हो जाता है अंडर द आरबीआई एक्ट एंड कॉइनेज एक्ट 1906। अब इसमें तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि लीगल टेंडर के अधिकार को कौन छीनता है? कोई भी मनी से, पेपर मनी अथवा कॉइन से भारत में लीगल टेंडर का अधिकार कौन छीनता है? तो इसका जो आंसर है कि किसी भी पेपर मनी से अथवा कॉइन से लीगल टेंडर के स्टेटस छीनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि पेपर मनी से लीगल टेंडर स्टेटस छीनने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है ना? अंडर आरबीआई एक्ट 1934 एवं साथ में ही कॉइन से भी लीगल टेंडर स्टेटस छीनने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। ठीक है, परंतु ये किसके अंतर्गत में लिखा है? दूसरा प्रावधान कॉइनेज एक्ट 1906। इसमें है कि पेपर मनी हो चाहे कॉइन हो, इससे लीगल टेंडर स्टेटस को छीनने का अधिकार किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, लेकिन डिफरेंट कानून के अंतर्गत। पेपर मनी से लीगल टेंडर स्टेटस छीनने का अधिकार गवर्नमेंट को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत है, जबकि कॉइन से लीगल टेंडर स्टेटस छीनने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसके पास है? कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत में हम लोग आरबीआई एक्ट 1934 और कॉइनेज एक्ट 1906 को डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे हम इशुएंस ऑफ मनी, मतलब करेंसी, या मतलब कि पेपर मनी या कॉइन का जो इशुएंस सिस्टम है भारत में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब भी हम लोग वहाँ पे कॉइनेज एक्ट 1906 और आरबीआई एक्ट 1934 को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तत्काल के लिए इतना। अब आगे की जो जानकारी है उसमें यह है कि लीगल टेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो लीगल टेंडर 2 प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ, अगर हम लोग लीगल टेंडर देख लें, ठीक है ना, तो क्या है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ लीगल टेंडर देखते हैं। तो लीगल टेंडर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब ये बहुत ही आसान है, इसको समझ लेते हैं कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर वह लीगल टेंडर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ निश्चित मात्रा तक के भुगतान को ही बाध्यकारी रूप से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो कॉइन है उससे बाध्यकारी रूप से हम लोग केवल 1000 रुपये तक का ही भुगतान कर पाते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर हमें भुगतान करना हो, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा भुगतान करना हो तो दुकानदार भुगतान के रूप में कॉइन को ले भी सकता है या नहीं भी ले सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ग्रोसरी आइटम हम लोग खरीदने के लिए गए, 1500 रुपये का बिल आया, अगर हम लोग उसको सिक्के में दिए तो वो सिक्के के रूप में 1500 रुपये का भुगतान ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। अगर वो नहीं लेता तो हम लोग उसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन 1000 रुपये से कम का अगर उसका ये है बिल बना
जैसे कि 899 रुपया का, और उसका भुगतान हम लोग कॉइन में कर रहे हैं तो उसे बाध्यकारी रूप से लेना पड़ेगा। इसलिए जो कॉइन है एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर है। जबकि अनलिमिटेड लीगल टेंडर किसको कहते हैं? जिससे किसी भी मात्रा में भुगतान हो, हम उसको उस लीगल टेंडर से कर पाएँ तो उसको हम लोग अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई 20 लाख का कोई कार खरीदा, अगर वो इंडियन पेपर मनी से अगर उसका भुगतान करना चाहता है तो वो 20 लाख का कर सकता है। चाहे वो गाड़ी 1 करोड़ का हो या कोई खेत अगर मान लो कि 10 करोड़ का हो और आप उसका भुगतान करना चाहते हो तो आप 10 करोड़ का भुगतान इंडियन पेपर मनी में कर सकते हो। वो अमाउंट कितना भी हो, सारे अमाउंट का भुगतान इंडियन पेपर मनी से किया जा सकता है। इसलिए इंडियन पेपर मनी को क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि वैसा लीगल टेंडर जिससे निश्चित मात्रा का ही भुगतान बाध्यकारी रूप से किया जा सकता है। ठीक है ना? जैसे क्वाइनेज एक्ट के तहत, क्वाइनेज एक्ट 1906 के तहत क्वाइन से अधिकतम 1000 रुपये तक का भुगतान ही बाध्यकारी रूप से किया जा सकता है। अतः कॉइन एक लीगल टेंडर है, लिमिटेड लीगल टेंडर है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर है। ठीक है? और अगर अनलिमिटेड लीगल टेंडर में देख लें तो क्या है? वैसा लीगल टेंडर जिससे किसी भी मात्रा में भुगतान बाध्यकारी रूप से किया जा सकता हो उसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंडियन पेपर मनी। इसका एग्जाम्पल इंडियन पेपर मनी क्यों है? कि कितना बड़ा भी भुगतान हो आप क्या कर सकते हो? इंडियन पेपर मनी से वो भुगतान दे सकते हो। दुकानदार आपसे ये नहीं कह सकता है कि भाई कैश में पैसे मत दो, इंडियन पेपर मनी मुझे मत दो, इसके बदले में तुम मुझे चेक दे दो, तुम मुझे डिमांड ड्राफ्ट दे दो या डिजिटल ट्रांजैक्शन कर दो। अगर भुगतान में उसका बिल 100 करोड़ का बनता है तो 100 करोड़ का भी अगर वो इंडियन पेपर मनी में पैसा देना चाहता है तो उसके लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, जो फिनांस एक्ट 2017 में यह प्रावधान किया गया है कि पेपर मनी से केवल 2 लाख रुपए तक का ही भुगतान हो सकता है। केवल 2 लाख रुपए तक का ही भुगतान हो सकता है। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि अगर 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान करना हो तो आप चेक में दे सकते हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट में दे सकते हो या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन में दे सकते हो, लेकिन आप पेपर मनी में नहीं दे सकते हो। ठीक है ना? इसके पीछे उन्होंने कारण ये बताया था कि जब पेपर मनी में, जब कैश में भुगतान किया जाता है तो उसके ट्रांजैक्शन का पता सरकार को नहीं चल पाती है, जिस कारण ये ब्लैक मनी के जो क्रिएशन को और जो टेररिज्म को इससे बढ़ावा मिलता है कि टेररिस्ट लोग को भी फाइनेंस आराम से पेपर मनी के माध्यम से कैश में किया जा सकता है। ठीक है ना? अब इसका दूसरा इम्प्लीकेशन यह भी है कि फाइनेंस एक्ट 2017 आने के बाद क्या हो गया कि पेपर मनी अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर का उदाहरण नहीं रहा, क्योंकि अब इससे भी क्या है, केवल 2 लाख रुपए तक का ही भुगतान किया जा सकता है, एक निश्चित मात्रा तक के भुगतान को किया जा सकता है। ठीक है? तो अब जो कुल मिलाकर के ये है कि भारत में कोई भी मनी अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं रहा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर
नहीं रहा 2017 के बाद। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम लोग जब लीगल टेंडर को अच्छे तरीके से समझ लिए तो अब हम लोग चलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव मनी को पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या है? हाँ, इससे अगर आगे बढ़े उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 2016 में पीटी में 2016 या 17 में पीटी में ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में कि लीगल टेंडर टर्म का मतलब क्या है, जिसमें 3-4 चीज़ें दी हुई थी और आसानी से आप इस टर्म को पकड़ पाते हैं कि लीगल टेंडर का मतलब क्या है। तो बहुत ही सीधा साधा सवाल था। आपको तो मैंने काफ़ी इसको अंदर में जाके बताया, लेकिन उसमें सिंपल सा एक बात पूछा था कि समाचार पत्रों में आजकल आपने लीगल टेंडर शब्द को कई बार देखा है, तो इस लीगल टेंडर शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम लोग जो बातें पढ़ते हैं वो ये है कि रिप्रेजेंटेटिव मनी को पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि मुद्रा। अब ये क्या है? तो सिंपल सी बात है कि वैसी मुद्रा जो 3 शर्तों को पूरा करती हो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मनी पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मनी कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसी मुद्रा जो निम्न 3 शर्तों को पूरा करती हो, निम्न 3 शर्तों को पूरा करती हो क्या कहलाती है? रिप्रेजेंटेटिव मनी कहलाती है। ठीक है ना। अब ये 3 शर्त देख लेते हैं। पहला शर्त क्या हो कि इसे मतलब कि इस मुद्रा को इसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। दूसरा, यह लीगल टेंडर होना चाहिए। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसे जारी करने के लिए 100% रिजर्व अपने पास रखती हो। ठीक है ना। कोई भी मनी ये जो 3 शर्त को पूरा करेगी वो रिप्रेजेंटेटिव मनी कहलाएंगी। पहला, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी होना चाहिए। दूसरा, यह लीगल किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा, यह लीगल टेंडर होना चाहिए। और तीसरा, यह सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसे जारी करने के लिए 100% रिजर्व अपने पास रखती हो। तो अब क्या भारत में कोई ऐसा मनी है जो रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण हो? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी मनी भारत में ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है, कि जो रिप्रेजेंटेटिव मनी हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने क्या देखा था कि चेक एक प्रकार का मनी है। अब इसको जांच करते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेटिव मनी है। तो देखते हैं, क्या चेक को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, तो ये शर्तों को ये पूरा नहीं करता है। लीगल टेंडर क्या चेक है? नहीं। अगर आप चेक से जाकर के किसी ग्रोसरी में जाके कोई दाल चावल खरीदते हो तो चेक में ले भी सकता है और लेने से मना भी कर सकता है। इसका मतलब ये लीगल टेंडर नहीं है, तो ये भी इस शर्त को पूरा नहीं करता है। और इसे जारी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक 100% रिजर्व भी नहीं रखती है। तो ये तीनों में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं करता है, जबकि ये मुद्रा है। लेकिन यह मुद्रा क्या है? प्रतिनिधि मुद्रा का उदाहरण नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पेपर मनी, जो इंडियन पेपर मनी है, क्या वह प्रतिनिधि मुद्रा का उदाहरण है? क्या इंडियन पेपर मनी प्रतिनिधि मुद्रा का उदाहरण है? चेक करते हैं इसे। ठीक है, पहला शर्त तो ये पूरा करता है कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये बात तो सही होगी। यह लीगल टेंडर है, ये भी बात सही होगी। लेकिन इसे जारी करने के लिए आरबीआई अर्थात सेंट्रल बैंक 100% रिजर्व नहीं रखती है। अभी जो भारत में तत्काल में जो अभी प्रेजेंट टाइम में पेपर मनी को इशू आरबीआई करती है, उसके लिए एक मिनिमम रिजर्व रखती है। और वो मिनिमम रिजर्व कितना है? 200 करोड़ रुपया का, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के रुपए रखती है, जबकि 85 करोड़ फॉरेन करेंसी असेट्स एवं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखती है। ठीक है, तो ये कंडीशन को भी नहीं पूरा करती, क्योंकि 100% रिजर्व तो आरबीआई रखती नहीं है। तो ये पेपर मनी भी क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण नहीं है। कॉइन को देख लेते हैं, क्या कॉइन रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण है?
ठीक है, इसे गवर्नमेंट जारी करती है, बढ़िया। इसे ये लीगल टेंडर है, ये भी सही है, लेकिन इसके लिए सरकार कोई भी रिजर्व नहीं रखती है। तो मनी भी और कॉइन भी दोनों रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण नहीं है। यहाँ तक कि भारत में कोई भी मुद्रा जो है रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट भी नोटेड है, उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके परीक्षा में काम आ सकता है MCQ करने के लिए। ठीक है ना, देखते हैं पॉइंट टू बी नोटेड, जो पॉइंट को नोट करने लायक है। पहला, भारत में कोई भी मुद्रा रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि विश्व के अधिकांश विश्व के शायद ही किसी देश में रिप्रेजेंटेटिव मनी हो। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि विश्व में शायद ही कोई देश हो जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मनी हो, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे कंट्री ने इस रिप्रेजेंटेटिव मनी को त्याग दिया है। रिप्रेजेंटेटिव मनी के नहीं होने के पीछे कारण को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो इसके पीछे वजह यह है कि इसको जारी करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, 100% रिजर्व रखना पड़ता है। और 100% रिजर्व रखना हो तो अगर वो मुद्रा छापती हो तो उसको भारी मात्रा में गोल्ड रखना पड़ेगा। गोल्ड एक तो रेयर है और ऊपर से महंगा है, अर्थात पेपर मनी को छापने के लिए उसको काफ़ी सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मिनिमम रिजर्व रखती हो तो उसको मनी छापने में उतने ज़्यादा पैसे खर्चने नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि रिप्रेजेंटेटिव मनी उस ज़माने में चला जाता था जिस समय सरकारें उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। इसलिए जनता का विश्वास को जीतने के लिए गारंटी के रूप में सरकार अपने पास रिजर्व रखती थी और ये जनता से वादा करती थी कि अगर किसी भी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी और मनी का वैल्यू गिरा तो आप मनी के बदले में हमारे यहाँ से जो रिजर्व के रूप में गोल्ड रखा हुआ है उसको आप वापस ले जा सकते हो, ताकि जनता का विश्वास रुपए में बना रहे, मनी में बना रहे। इसलिए ये सब पुराने ज़माने में किया जाता था। लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में इस टाइप की जो मनी थी उसका प्रचलन था। ठीक है, अगला देख लोगो। तो अगला पॉइंट इसमें इसलिए लिख लेते हैं कि अधिकांश देशों में अब रिप्रेजेंटेटिव मनी प्रचलन में नहीं है। ठीक है ना, मुझे तो लगता है कि एक भी देश में प्रचलन में नहीं होगा। ठीक है ना, अधिकांश देशों के। और उसके अलावा ये है, ये देख लेते हैं कि भारत में रिप्रेजेंटेटिव मनी 1862 से लेकर के 1920 तक चलन में था। ये रहा अगला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेटिव मनी के डेफिनेशन को देख लिया, साथ में हमने क्या देखे कि रिप्रेजेंटेटिव मनी के उदाहरण को देख लिया, और साथ में ये भी जाना कि रिप्रेजेंटेटिव मनी किस ज़माने में चलाया जाता था और क्यों चलाया जाता था। ठीक है, और भारत में कब से कब तक रिप्रेजेंटेटिव मनी था, तो 1862 से लेकर के 1920 तक चलन में था। अब देख लेते हैं हम लोग, अगला देखते हैं फिएट मनी। कि फिएट मनी क्या होता है, तो वैसी मुद्रा जो निम्न 3 शर्तों को पूरा करे तो वह फिएट मनी कहलाएगा। ठीक है ना, पहला शर्त देख लेते हैं कि इसे सरकार के द्वारा जारी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर देख ले, यह लीगल टेंडर होना चाहिए। और तीसरा, सरकार के द्वारा या फिर सेंट्रल बैंक। उसके अलावा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसे जारी करने के लिए
या तो कोई भी रिजर्व नहीं रखती है, या रखती है तो न्यूनतम रिजर्व रखती है। ठीक है, सीधी सी बात है कि फिएट मनी वैसे ही मुद्रा होगा जो 3 शर्तों को पूरा करे। पहला कि या तो वह सरकार के द्वारा जारी हो या सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी हो। दूसरा क्या है, यह लीगल टेंडर होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इसे जारी करने के लिए या तो कोई रिजर्व ही नहीं रखे या फिर रखे भी तो न्यूनतम रिजर्व रखे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या चेक इसका एग्जाम्पल है। तो सीधी सी बात है कि चेक इस शर्त को पूरा नहीं करती है, क्योंकि इसे सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाता बल्कि बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, ये लीगल टेंडर भी नहीं है। और तीसरा कि इसके लिए तो इसका तो सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों शर्त को पूरा नहीं करती है। अगर हम लोग पेपर मनी की बात करें, ठीक है ना, तो क्या यह फिएट मनी का उदाहरण होगा? देखते हैं। यह सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यस। क्या यह लीगल टेंडर है? यस, यह लीगल टेंडर है। क्या इसे और इसे जारी करने के लिए, पेपर मनी को जारी करने के लिए आरबीआई क्या करती है, अपने पास कितना रखती है? न्यूनतम रिजर्व रखती है 200 करोड़ रुपया का। ठीक है, जिसमें से 115 गोल्ड का और 85 करोड़ किसका? फॉरेन करेंसी एसेट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखती है। तो ये तीनों ही शर्त को पूरा करता है पेपर मनी, इसलिए पेपर मनी एग्जाम्पल है फिएट मनी का। और दूसरा, कॉइन भी एग्जाम्पल है फिएट मनी का, क्योंकि कॉइन भी इन तीनों शर्त को पूरा करता है। सरकार के द्वारा जारी होता है, ये लीगल टेंडर है। और तीसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जारी करने के लिए कोई भी रिजर्व अपने पास नहीं रखती है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जो पॉइंट टू बी नोटेड है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड कि फिएट मनी का उदाहरण, फिएट मनी का उदाहरण इंडियन पेपर मनी एंड कॉइन्स है। अगला इसमें जो पॉइंट भी नोटेड है कि विश्व की अधिकांश देश जो अपने यहाँ पेपर मनी को छापते हैं और जो कॉइन को जारी करती है वो फिएट मनी ही होती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग भी अपने पास अब क्या करते हैं कि मुद्रा को जारी करते समय, पेपर मनी को जारी करते समय या कॉइन को जारी करते समय अपने पास कोई भी पैसे रिजर्व में नहीं रखती है, या फिर रखती है तो न्यूनतम मात्रा में ही रखती है। ठीक है, तो इसका बाद अगला क्या है? अगला ये है कि अधिकांश विश्व के देशों के द्वारा फिएट मनी ही वर्तमान समय में जारी किया जाता है, वर्तमान समय में जारी किया जाता है। अब ये बातें हो गई, ये 2-3 बातें पर्याप्त है आपके लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि फिएट मनी भी हो गया। इस पे जितने भी एमसीक्यू वगैरह हैं, इस एमसीक्यू वगैरह को हम लोग करेंगे जब मनी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे लगभग 100 एमसीक्यू के आसपास करेंगे, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लेवल का होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कमोडिटी मनी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पन्नी मुद्रा भी बोलते हैं, कमोडिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कमोडिटी मनी, अर्थात कि पन्नी मुद्रा। और पन्नी मुद्रा का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है? वैसी मुद्रा जो अपना मूल्य स्वयं से प्राप्त करे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कमोडिटी मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोकोआ बीन, ठीक है, गोल्ड मनी, सिल्वर मनी, मनी इसमें मत लिखते, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सिगरेट, ईटीसी। किसके एग्जाम्पल है? कमोडिटी मनी का। क्यों एग्जाम्पल है कमोडिटी की मनी का? क्योंकि ये अपने आप में मूल्यवान है। कोकोआ बीन
केवल सरकारी आदेश के कारण जब ये मुद्रा के रूप में प्रचलित था तो केवल ये अपने सरकारी आदेश के कारण मूल्यवान नहीं था, ये अपने वैल्यू के कारण भी ये खुद में मूल्यवान था। अगर सरकार इसको आदेश अगर इससे छीन भी ले कि आज से ये मुद्रा होना बंद हो जाएगा, तब भी जिसके पास ये कोकोआ बीन होता उसका उपयोग करके वो क्या कर सकता था, कॉफ़ी बना के पी सकता था। अगर सरकार गोल्ड को पुराने ज़माने में ये घोषणा कर देती कि आज से गोल्ड मुद्रा के रूप में चलन में नहीं होगी, तो जिसके पास गोल्ड का जो सिक्का होता वो उसको गला करके क्या कर सकता था, हार बनवा सकता था, झुमका बनवा सकता था, कान की बाली बनवा सकता था। सेम चीज़ सिल्वर के साथ भी था, और कॉपर जिसके पास होता वो सिक्कों को गला करके क्या कर सकता था, बर्तन बना सकता था। ठीक है ना। तो कमोडिटी बड़ी सिंपल बात थी, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं थी कि कमोडिटी मनी वैसी मुद्रा होती है जो अपना मूल्य स्वयं से प्राप्त करे। ठीक है ना। एग्जाम्पल कोकोआ बीन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर मनी, सिगरेट, ETC। इसके अलावा इसमें जो एक पॉइंट ये है कि इसे जारी करने के लिए सरकार किसी भी प्रकार की रिजर्व अपने पास नहीं रखती है। जैसे आपसे ये एक सवाल पूछ दिया जाए कि क्या जो पेपर मनी 100 रुपये का पेपर मनी, क्या ये कमोडिटी मनी है? बहुत बढ़िया। ये पेपर मनी कमोडिटी मनी नहीं है, क्योंकि ये सरकार के आदेश के कारण ही इसमें वैल्यू है। जिस दिन सरकार इसको क्या कर दे, ये घोषित कर दे कि यह लीगल टेंडर होना बंद हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 रुपये की कागज़ से भी कम हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा। 1 रुपये भी नहीं बिकेगा, क्योंकि कागज़ पे ना तो आप इस पर लिख सकते हो, ना ही इस पर कुछ भुजा वगैरह खा सकते हो, मतलब इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो पेपर मनी जो है कमोडिटी मनी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये खुद से वैल्यू को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है ना। ये सरकारी आदेश से वैल्यू प्राप्त करता है। तो सिंपल सी चीज़ है। अगर जो इंडियन कॉइन है, क्या यह कमोडिटी मनी का उदाहरण है? तो इसका आंसर है हाँ, यह कमोडिटी मनी का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो कॉइन है वो किससे बना होता है, मेटल से बना होता है, और मेटल क्या होता है, खुद में अपने आप में मूल्यवान है। सरकार जिस दिन इसको ये घोषित कर दे कि ये लीगल टेंडर नहीं होगा, उस दिन लोग कॉइन को गला करके क्या कर लेंगे, ग्लास बनाना शुरू कर देंगे, और वो ग्लास का यूज करना शुरू कर जाएंगे कॉइन को गला करके। तो कॉइन क्या है, कमोडिटी मनी का उदाहरण है। ठीक है। अब इसमें अगला था कि फिड्यूशियरी मनी था, लेकिन फिड्यूशियरी मनी को हम लोग क्या करेंगे, जब मनी चैप्टर लगभग खत्म होता रहेगा उस समय पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। ठीक है। तो अब हम लोग फिड्यूशियरी मनी को छोड़ देते हैं यहाँ पे, उसको नहीं पढ़ते हैं और उससे सीधा चलते हैं करेंसी पे। ठीक है ना। बहुत लोग करेंसी और मनी में अंतर नहीं करते हैं, लेकिन मनी और करेंसी में खासा अंतर है। ठीक है ना। हिंदी में करेंसी और मनी के लिए एक ही शब्द यूज किया जाता है, मुद्रा यूज किया जाता है, लेकिन करेंसी ही अलग है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि करेंसी क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। तो करेंसी वैसी मुद्रा है जो निम्न 2 शर्तों को पूरा करे। पहला, इसे सरकार के द्वारा जारी होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, यह लीगल टेंडर होना चाहिए। अगर हम लोग करेंसी का उदाहरण करेंगे भारतीय संदर्भ में, तो क्या होगा, पेपर मनी और कॉइन होगा कि ये है एग्जाम्पल ऑफ इंडियन करेंसी। भारतीय करेंसी का उदाहरण कौन होगा, यही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर मनी क्या होता है, सरकार या RBI मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा क्या है, ये लीगल टेंडर भी है। कॉइन के बारे में बात करें तो कॉइन किसके द्वारा जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, और ये एक लीगल टेंडर है। इसलिए जो इंडियन करेंसी है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, ये पेपर मनी और दूसरा कॉइन। ठीक है। अब इसमें जो कुछ
एक इंटरेस्टिंग बातें हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया इस चीज़ की मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ की मैं जांच करूँ। तो एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ कि वर्तमान में पेपर मनी, इंडियन पेपर मनी किस किस मुद्रा का उदाहरण है? इसमें पहला ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव मनी का, दूसरा है फिएट मनी का, तीसरा है लीगल टेंडर का, और चौथा है करेंसी का। ठीक है ना? चलो देखते हैं आंसर कौन सा। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखते हैं इसमें कि वर्तमान में इंडियन पेपर मनी किस किस मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव मनी में क्या होना चाहिए कि 100% रिजर्व क्या होना चाहिए, सरकार को, आरबीआई को अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन जब इंडियन पेपर मनी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है तो केवल वो अपने पास केवल एक मिनिमम रिजर्व को ही रखती है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव मनी का उदाहरण नहीं है। फिएट मनी का उदाहरण है क्या? यस, फिएट मनी का उदाहरण है, क्योंकि इंडियन पेपर मनी को सरकार के आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। दूसरा, ये लीगल टेंडर भी है। और तीसरा, इसको जारी करने के लिए आरबीआई अपने पास मिनिमम रिजर्व रखती है। ठीक है, लीगल टेंडर है क्या? यस, लीगल टेंडर है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इंडियन पेपर मनी जैसे ये जारी होती है, ये लीगल टेंडर हो जाती है। क्या यह करेंसी है? तो यस, यह करेंसी है। क्यों? क्योंकि यह जो पेपर मनी है वो आरबीआई के द्वारा जारी होती है। और दूसरी बात है कि लीगल टेंडर भी है, तो यह करेंसी भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा और 4 नंबर होगा। तो आंसर क्या होगा? 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे टोकन मनी वर्सेस स्टैंडर्ड मनी। ठीक है,